अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अली आतिश नावल्स ऑफिशियल। नावल आवाज़ ना निकले सिसकियों की, अज़ कलम अली आतिश, किस्त नंबर 7। उसे लगा उसे जैसे सुनने में दिक्कत हुई है। उसकी भवें सुकड़ी और वो अपनी मुकम्मल तवज्जो से रिधम को देखने लगा, जो बिल्कुल पुरसुकून बैठी थी। लेकिन रागिब इस बात से अनजान था कि इस वक्त रिधम का पूरा वजूद उसके दिल की मानिंद धड़क रहा है। उसे अपनी धड़कनें कानों में बजती महसूस हो रही थी। हाथों को सख्ती से घुटनों पर जमाकर वो ऐसे बैठी थी जैसे बहुत पुरसुकून है। क्या कहा आपने? रागिब ने उलझकर सवाल किया था। रिधम आगे को हुई। उसने अब की बार अपनी दोनों कोहनियों को कांच के मेज़ पे रखकर कुर्सी को आगे किया और बराह रास्त रागिब की आंखों में आंखें डालकर बोली, मैं आपको पसंद करने लगी हूँ। पिछले बहुत सारे दिनों से मैं आपको सोच रही हूँ। मैंने पहली बार आपको यूनिवर्सिटी में देखा था। आप शायद अपनी बेटी का एडमिशन करवाने आए थे और मेरा कंधा भी आपके कंधे से टकराया था। आपने तवज्जो नहीं दी थी, लेकिन मैं वहीं रुक गई थी। बिल्कुल अभी तक मैं वहीं रुकी हुई हूँ। मैं आगे नहीं बढ़ पा रही। आपकी खुशबू अभी तक मुझे अपने वजूद से उठती हुई महसूस हो रही है। मैंने दिल को और ख़ुद को बहुत समझाया। मेरी दोस्त ने कहा कि आप में और मुझ में बहुत फ़ासला है। आप मशरिक़ हैं तो मैं मगरिब। 7 समंदरों जितना फ़ासला है हमारे दरमियान। मैंने उसे जवाब दिया था कि मोहब्बत करने वालों ने तो कच्चे घड़ों पर दरिया पार किए हैं। मेरे ज़माने में तो फिर इलेक्ट्रिक बोट आ गई है, तो मेरे चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन फिर भी मुझे यहाँ तक पहुँचने में बड़ी दिक्कत पेश आई है। मैं पिछले दिनों से बहुत बेकली का शिकार हूँ। मैंने बहुत से रास्तों पर गौर किया कि आप तक कैसे आया जाए। हर बात को बहुत तवज्जो से सोचने के बाद मैं यहाँ पहुँची हूँ। मैंने सुहाना से झूठ बोला था कि मुझे नौकरी चाहिए। उससे मेरी अभी कुछ दिनों पहले ही हाय हेलो हुई है। वो यूनिवर्सिटी में नई है, मैं भी नई हूँ, लेकिन वो मुझसे ज़्यादा मासूम है। उसके दिल में बहुत रहम है। उसने मेरी मजबूरी सुनी तो उसने मुझसे वादा कर लिया कि वो आपसे मेरी नौकरी के बारे में बात करेगी। उसी ने मुझे आपके ऑफिस में दाखिले की इजाज़त दिलवाई है। रिधम इतना कहकर खामोश हुई थी। वो रागिब को मुसलसल देख रही थी। रागिब के चेहरे पर अभी भी उलझन थी। वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था, लेकिन सुहाना के जिक्र से उसकी आंखों के सामने अभी परसों ही की रात फिल्म की तरह चलने लगी। जब वो ऑफिस से अभी आया ही था, सुहाना लाउंज में बैठी उसी की मुंतज़िर थी। उसके आने पर वह खड़ी हुई। उसने रागिब को पुकारा तो वह तअज्जुब से पलटा और सीढ़ियों की जानिब बढ़ चुका था, लेकिन अब सुहाना के बुलाने पर वहीं रुक गया था। सुहाना कदम कदम चलती रागिब के करीब आई और उसने कहा, मुझे आपसे बात करनी है। उसके लहजे में हिचकिचाहट सी थी। उसने बहुत कम ही रागिब को यूँ रोक कर उससे बात की थी, वरना अगर उसने कभी कुछ रागिब को कहना भी होता तो वह अपनी मम्मी के थ्रू उस तक बात पहुंचा दिया करती थी। लेकिन आज उसने रागिब को खुद ही रोका था और रागिब भी उसके यूँ रोकने पर थोड़ा सा ताज्जुब में मुब्तला हुआ था। जी बेटा बोलो, वो रसान से गोया हुआ। सुहाना कुछ देर खामोश रही, फिर उसने निगाहें झुकाकर कहना शुरू की, मेरी एक दोस्त है यूनिवर्सिटी में, अभी कुछ दिनों पहले बनी है। वो बहुत मजबूर है। उसके डैड नहीं है। वो और उसकी अम्मी उनके मामू के घर रहते हैं और उनके वहाँ कुछ हालात अच्छे नहीं हैं। मेरी दोस्त नौकरी करना चाहती है। उसने मुझसे बात की कि अगर मैं उसे कहीं नौकरी दिलवा दूँ तो उस पर मेरा बहुत बड़ा एहसान होगा। वो नौकरी के लिए बेहद परेशान थी। तभी मेरे दिमाग में आपका ख्याल आया। मैं चाहती हूँ कि आप उसे अपने दफ्तर में या किसी होटल में कोई नौकरी दे दें। वो लड़की बहुत लायक है। मुझे नहीं लगता कि वो आपको मायूस करेगी। वो ये सारे जुमले पहले से ही तरतीब देकर बैठी थी। अब रागिब के आते ही उसने तेज़ी से अपनी मुकम्मल बात कही और फिर चेहरा उठाकर रागिब को देखा। वो कुछ देर खामोश रहा, फिर उसने सर को जुम्बिश दी। इसमें क्या बड़ी बात है? तो मुझे कॉल कर देती, उसे आज ही भेज देती, मैं उससे मिल लेता।
सुहाना इस बात पर खामोश रही और रागिब कुछ देर उसे पुरसोच अंदाज से देखता रहा। फिर उसने अपना वॉलेट निकाला और उसमें से विजिटिंग कार्ड निकालने के बाद उसने मुलाजिम से पेन लिया और उस पर अपने दस्तखत करके सुहाना की तरफ बढ़ाया। ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, ये अपनी दोस्त को दे देना। वो कल मुझसे आकर मिल ले, मैं उसे कहीं ना कहीं काम ज़रूर दे दूंगा। तुम बेफिक्र रहना, तुम्हारी दोस्त को अच्छी जगह ही रखूंगा। मेरे बच्चे ने पहली बार मुझसे कोई काम कहा है तो मैं मुकम्मल कोशिश करूंगा कि मेरा बच्चा मुझसे नाराज़ ना हो। सुहाना के यूं रोकने और फिर मुखातिब करने पर वो बेहद खुश हो गया था। मोहब्बत से सरशार लहजे से बोलता वो सुहाना की जानिब अपना विजिटिंग कार्ड किए हुए था। सुहाना ने बगैर मुस्कुराए उसके हाथ से विजिटिंग कार्ड लिया और शुक्रिया कहकर आगे बढ़ गई। रागिब भी अपने कमरे की जानिब बढ़ गया था। अब जब उसे वो ख्याल आया तो उसने दोबारा से रिधम को देखा शुरू कर दिया था, जो अपनी बात वहीं से जोड़ चुकी थी जहां से उसने छोड़ी थी। सुहाना एक अच्छी लड़की है, मैं उसके सामने झूठ नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन मेरा आपसे मिलना बहुत ज़रूरी था। आपसे मिलना कोई आसान बात नहीं है, मैं ये जानती थी, इसलिए मैंने उसे झूठ कहा था। वो अपनी कही गई बातों पर शर्मिंदगी से बोल रही थी। रागिब चौहान बिल्कुल साकित रह गया था। गुलाबी कमीज शलवार में मलबूस सफ़ेद दुपट्टे को अपने गले में डालकर सर पर लिए उसके सामने इस वक्त जो लड़की बैठी थी वो बिल्कुल सुहाना ही की उम्र की थी। उसके पतले पतले नकूश खूबसूरत थे, मोमी रंगत में गुलाब रंग घुला था। उसकी राजहंस गर्दन में इस वक्त चेन लॉकेट था। वो अपने खुश्क होते लबों पर बार बार जुबान फेर कर उन्हें तर करती थी। उसकी हिरनी जैसी आंखें और खमदार पलकें धीरे धीरे लरज रही थीं। वो अपनी मुकम्मल बात कहने के बाद रागिब के जवाब की मुंतज़िर थी और रागिब ये सोच रहा था कि वो इस बात का क्या जवाब दे। उसके सारे अल्फाज जैसे ख़त्म हो गए थे। उसने कभी सोचा नहीं था कि कोई लड़की और इस कदर कम उम्र लड़की उसके सामने आकर उससे मोहब्बत का इजहार करेगी। उसने कभी इस नहिज पे नहीं सोचा था कि जब कोई लड़की उसके सामने आकर अपनी मोहब्बत बयान करेगी तो वो क्या कहेगा। कैबिन में मुकम्मल सन्नाटा छा चुका था। काफ़ी देर रागिब के खामोश रहने से रिधम के अंदर बेचैनी सी बढ़ने लगी। उसने दोनों हाथों की हथेलियां मेज़ पर रख कर उसके हाथों से कुछ दूर ही रागिब के हाथ थे। रागिब ने दांस्ता उन हाथों को पीछे कर लिया था। आपने कोई जवाब नहीं दिया, वो बोली तो उसके लहजे में परेशानी थी, क्योंकि रागिब चौहान के तासुर अब बदलने लगे थे। उसके माथे पर बरहमी की शिकनें पड़ गईं और फिर उसने टेबल पे हाथ मारा तो रिधम कांप सी गई। ये क्या बकवास है, तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो। अब की बार वो बोला तो उसका लहजा यकसर बदला हुआ था। रिधम के दिल को कुछ हुआ। वो सर हिलाकर कुछ बोलने लगी तो रागिब ने हाथ के इशारे से उसे खामोश रहने को कहा। रिधम के वाह होते लब दोबारा से आपस में जुड़ गए। जो कुछ तुमने अभी कहा है ये मोहब्बत नहीं है, ये सिर्फ बकवास है जो तुमने दिल खोल कर मेरे सामने कर ली। अब एक और लफ्ज़ भी तुमने अपनी ज़ुबान से निकाला तो मैं तुम्हें यहाँ से धक्के मार कर बाहर निकाल दूंगा। तुमने मेरी बेटी को इस्तेमाल किया, उससे झूठ बोला, यहाँ तक आई हर बात जानते हुए भी कि मेरे 2 बच्चे हैं, बीवी है और मैं उनके साथ खुश हूँ। वो आगे बोलता कि रिधम ने उसकी बात काटी। वो बच्चे आपके नहीं हैं, आप उनके सुतेले बाप हैं। ज़ेबा ने आपसे शादी बाद में की थी। रिधम की इस बात के लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं था। उसे रिधम की बात से धक्का लगा था। वो शाकी निगाहों से रिधम को देखने लगा, फिर उसका ज़ब्त जवाब देता गया। उसने मुट्ठियों को भींचकर कांच की टेबल पे मारे। वो एकदम से अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया था। आगे बढ़कर रिधम के सर पर रुका और चुटकी बजाई, निकलो मेरे ऑफिस से, इससे पहले कि मैं कुछ बहुत बुरा कर बैठूं। निकल जाओ यहाँ से। रिधम को इस बात की उम्मीद तो थी कि रागिब उस पर गुस्सा करेगा, लेकिन इस तरह से करेगा वो नहीं जानती थी। वो उसकी आंखों में उतरती सख्ती से खाइफ हुई थी। कुर्सी पर ही वो सिमट गई थी।
आप मेरी बात एक बार ठंडे दिमाग से तो सुन लें। उसने एक आखिरी कोशिश की तो रागिब चौहान ने आगे बढ़कर उसे बाजू से दबोचा और अपने मुकाबिल खड़ा करके वो चबा चबा कर बोला, ये जो तुम्हारी उम्र है ना, इसमें मोहब्बत नहीं हफ्स होती है, और तुम यहाँ मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर नहीं, अपनी हवस के हाथों मजबूर होकर आई हो। ये नई नई जवानी तुम्हारे सर पर चढ़कर बो रही है। इसने तुम्हें अंधा कर दिया है कि तुम एक 40 साला मर्द, 2 बच्चों के बाप के सामने खड़ी होकर मोहब्बत का दावा कर रही हो। मेरा दिल तो कर रहा है कि मैं तुम्हारे मुंह पर एक खींच कर थप्पड़ मारूं और तुम्हारी मोहब्बत के सारे भूत उतार कर यहाँ से भेजूं, लेकिन मैं तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मेरे दफ्तर से निकल जाओ और दोबारा इस तरफ का रुख भी मत करना। वो शदीद इश्तियाल से बोला था। उसकी आंखों में सुर्खी दिखाई देने लगी थी। रिधम की आंखों में भी नमी ने डेरा जमा लिया था। वो धुंधलाई आंखों से रागिब को ही देखना चाहती थी, लेकिन वो नाकाम हो रही थी। रागिब ने उसे एक झटके से छोड़ा तो वह डगमगा गई। उसने कुर्सी की पुश्त को थाम कर अपना तवाजुन बरकरार किया। उसका दुपट्टा उसके सर से ढलक कर शानों पर आ गया था। क्रॉस करके जो बैग उसने लटका रखा था, उसका स्ट्रिप भी ढिलक कर उसके शाने से कुछ नीचे हुआ था। पर रिधम अपनी हालत से बिल्कुल बेनियाज थी। वो डबडबाई आंखों से रागिब चौहान को देख रही थी, जिसके चेहरे पर गुस्सा ही गुस्सा था। ये हवस नहीं है, ये मेरी मोहब्बत है, रिधम ने रुंधे हुए गले से कहा। तो रागिब तल्खी से हंसा। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हवस है, तुम मानो या ना मानो, लेकिन मेरी नज़र में इसे यही कहा जाता है, और तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें मज़ीद अपने सामने बर्दाश्त नहीं कर सकूँगा। उसने कहकर हाथ के इशारे से कैबिन के दरवाजे की जानिब इशारा किया था। रिधम की आंखों से आंसू की लड़ी टूट टूट कर उसके गालों पर बहने लगी। वह चंद पल रागिब को देखती रही, फिर उसने सर को धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। अपने बैग को ठीक करती वो दुपट्टे को दुरुस्त कर रही थी। हाथ की पुश्त से उसने आंखों को रगड़ा और फिर भीगी पलकें उठाकर रागिब चौहान को देखा। वो एक कदम उसके करीब हुई। अब उन दोनों के दरमियान बिल्कुल भी फासला नहीं था। फिर रागिब के वजूद से उठती वो मध्यम मध्यम मर्दाना खुशबू रिधम के असाब पर छाने लगी थी। वह भीगी आंखों को रागिब की बरहमी में डूबी आंखों में गाड़ कर बोली, मेरी मोहब्बत है ये, हवस नहीं है। हवस होती तो मैं आपसे यहाँ खड़े होकर एक रात की बात करती, पर मैं उम्र भर की बात कर रही हूँ। मुझे आपसे शादी करनी है और हर सूरत करनी है। आप मुझे यहाँ से तो निकाल रहे हैं, लेकिन जहाँ मुमकिन होगा मैं आपको हर उस जगह दिखाई दूंगी। मैं आपको ऐसे ही नहीं छोड़ूंगी। मैं जब किसी चीज़ को लेकर सीरियस होती हूँ तो उसके लिए भरपूर लड़ती हूँ, और आपके लिए भी मैं 100% सीरियस हूँ, और अब मैं ऐसे ही पीछे नहीं होंगी। अब अगली मुलाकात हमारी तभी होगी जब आप मेरे लिए गाड़ी रोकेंगे, मुझे उस गाड़ी में बिठाएंगे और अपने साथ लेकर जाएंगे। जगह आपकी पसंद की होगी और बात भी आप ही शुरू करेंगे, मैं नहीं। वो अपने एक एक लफ्ज़ पे जोर देती उसे एक बार फिर गुंग कर चुकी थी। उसके लहजे में इस कदर एतमाद था कि रागिब की ज़ुबान पर ताले पड़ गए, और रिधम भी बग़ैर उसके किसी जवाब के एक आखिरी निगाह साकित खड़े रागिब पर डालकर दोबारा से जमा होने वाली अपनी आंखों की नमी को पहुंचती कैबिन से निकल गई थी। लेकिन उसने जाते जाते कैबिन के दरवाजे के करीब रखे गुलदान को हाथ मारा और उसे गिराकर वो वहां से निकल गई। गुलदान के गिरने से कैबिन में शोर हुआ तो रागिब जैसे होश में आया था। उसे समझ नहीं आई कि वो अब क्या करे। वो कैबिन में मौजूद कदे आदम खिड़की की जानिब बढ़ा। उसने कांच से पार नीचे देखा तो वो लड़की कुछ देर बाद उसे कंपाउंड में से गुजरती हुई दिखाई दी। फिर वो सड़क क्रॉस करने के बाद दूसरी जानिब गई। वहाँ पर एक और लड़की स्कूटी पर बैठी थी। उसे देखकर उस लड़की ने स्कूटी को शायद स्टार्ट किया था। रिधम स्कूटी पर उस लड़की के पीछे बैठ गई
बैठने के बाद उसने गर्दन उठाकर उस फ्लोर को देखा था जहाँ पर रागिब चौहान का दफ्तर था। रागिब बेसाख्ता पीछे को हुआ। उसे डर था कि कहीं वो लड़की उसे इस खिड़की में खड़े हुए ना देख ले। न जाने अब वो उसके यूं खिड़की से देखने का क्या मतलब लेगी। वह कच्चे जहन की लड़की थी। पता नहीं किस बात ने उसके दिल में ये उम्मीद जगा दी थी कि रागिब उससे शादी कर लेगा। आजकल के बच्चे भी बस। रागिब ने उस लड़की को जहन से झटकते हुए ज़ेरे लब कहा और दोबारा आकर पावर चेयर पर बैठ गया। उसने लैपटॉप को ऑन किया। उसके टच पैड पर उंगलियां चलाता वो खुद को काम में दोबारा मसरूफ़ करने लगा था, लेकिन उसके दिमाग पर गहरे धुएं की तरह रिधम की एक एक बात छाने लगी। वो अपनी तवज्जो काम की जानिब नहीं कर पा रहा था। उसका जहन हर कुछ देर बाद उसे रिधम को याद दिलवाता और उसके बारे में सोचने पर मजबूर कर रहा था। उसे यूं रोते हुए आते देख नमल शदीद परेशानी से कुछ कहने लगी कि रिधम ने उसे ये कहकर खामोश करवा दिया। कुछ भी मत कहना, मेरा पहले ही दिमाग ख़राब हो रहा है। अगर अब तुमने मुझे कुछ समझाने या कहने की कोशिश की तो मैं उनका गुस्सा तुम पर उतार दूंगी, तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। चुप करके स्कूटी चलाओ, मुझे कहीं ऐसी जगह ले चलो जहाँ सुकून हो। वह रुंधे हुए गले से कहती स्कूटी पे बैठ गई थी। नमल ने स्कूटी स्टार्ट कर ली थी और अब वो ये सोच रही थी कि रिधम को लेकर वो कहाँ जाए। सुबह का सूरज शाम के होते ही समंदर के गहरे पानी में डूबने लगा। समंदर की सतह उसकी सिमटती किरणों से चमक रही थी। वो दोनों रेत पे बैठी उठकर आती लहरों को देख रही थी। रिधम बेहद खामोशी से रेत पर उंगलियां चला रही थी। वो बार बार अपनी उंगलियों से एक ही लफ्ज़ लिखती और फिर उसे मिटा देती। नमल उस लफ्ज़ को पढ़ पढ़ कर थक गई थी। अब की बार जब रिधम ने रेत पर रागिब लिखा तो मिटाने वाला हाथ नमल का था। उसने नाम मिटाने के बाद रिधम का हाथ पकड़ा। बहुत हो गया, अब बस करो, बताओ मुझे। वहाँ क्या हुआ है? उसने तुम्हें मारा है? वो उसके रोने से यही अंदाज़ा कर सकी थी। रिधम ने धीरे से चेहरा ऊपर किया। उसका चेहरा बिल्कुल सपाट था। आंखों से आंसू खुश्क हो चुके थे। वो किसी बात पर बस इतना ही रोती थी। अंदर चाहे उसके जितने मर्जी तूफान हों, लेकिन वो बहुत कम ही उन्हें अपने चेहरे पर अयां होने देती थी। अब भी उसके अंदर बहुत सी आंधियां चल रही थीं। उसका दिल टूट फूट का शिकार था और दिमाग किसी भी बात पर तवज्जो करने से कासिर था। उसका दिल कर रहा था वो खामोश होकर बस कहीं छुप जाए या फिर एक बार दोबारा से रागिब के सामने जाए, उसे अब की बार दोबारा समझाए कि वो उससे मोहब्बत करती है। वो हवस के हाथों मजबूर होकर उसके सामने नहीं गई थी, वह तो मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर उसके सामने गई थी। लेकिन रागिब को वो सब हवस लगा। रिधम को उसकी बातों ने बहुत तकलीफ़ पहुंचाई थी। उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत से दुख झेले थे, लेकिन ये दुख उसे सबसे बड़ा लगा। बताओ रिधम, चुप क्यों हो? उसकी मुसलसल खामोशी नमल को परेशानी में मुब्तला कर रही थी। उसके परेशान चेहरे को देखकर रिधम के लबों में लर्जिश हुई और वो लरजते लबों से अपनी आवाज़ पर काबू पाती नमल को एक एक बात बताने लगी। उसकी बात मुकम्मल होने के बाद नमल के चेहरे पर अफसोस फैल गया। उसने रिधम के दोनों हाथ पकड़े। रिधम, वो एक समझदार आदमी है, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही? ये एक ऐसा रिश्ता है जैसे ज़मीन आसमान एक करने की बात हो। तुम्हारे लिए ये सब मुश्किल है, लेकिन उसके लिए नामुमकिन है। उसकी तुम जितनी बेटी है, तुम ये बात क्यों नहीं तस्लीम कर लेती? उसने नमल की बात पर धीरे से सर नामे हिलाया और अपने हाथों को छुड़वाती वो समंदर की उठती लहरों की जानिब अपनी तवज्जो मरकूज़ करती हुई बोली, बात ये नहीं है कि मेरी और उसकी उम्र में फ़र्क है। वो मुझसे बड़ा है और उसकी मेरे जितनी बेटी है। बात यह है कि उसे मुझ में दिलचस्पी नहीं है। अगर उसे मुझ में दिलचस्पी होती तो वह इन सारी बातों को नज़रअंदाज करके मेरे सामने आता। वह तब पूरे मुआशरे से भी मेरे लिए लड़ लेता।
पर मुझे हिरास करता, मेरे हर रास्ते रोकता, मेरे घर तक आ जाता। न जाने कौन कौन से रास्ते तलाश करता मुझ तक आने के। मुझे डराता, धमकाता, वो क्या कुछ कर लेता। लेकिन उसे मुझसे ना मोहब्बत है और ना ही उसकी मुझ में कोई दिलचस्पी है। इसलिए उसे उम्र का फ़र्क भी नज़र आ रहा है और ये भी कि मैं उसकी बेटी की दोस्त हूँ। वो इनकार इसलिए कर रहा है क्योंकि मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। वो चाहे तो मुझे धुतकार सकता है। अगर मैं धुतकारती तो उसके लिए ये बात अना का मसला बन जाती। तब उसके लिए हर चीज़ जायज़ हो जाती। वो सब कुछ कर गुजरता, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर रहा सिवाय मुझे धुतकारने के। लेकिन मैं भी ऐसे पीछे नहीं हटूंगी। मैंने मोहब्बत की है। उसने मेरी मोहब्बत को गाली दी है और उसे गलत लगा था। ये सच में मोहब्बत नहीं है, ये तो जुनून है। मैं उसे कह कर आई हूँ कि अब अगली मुलाकात हमारी उसकी मर्ज़ी से होगी। वो मेरे लिए गाड़ी रोकेगा, उसमें बिठाएगा, अपनी पसंद की जगह पर भी लेकर जाएगा और बात भी वही शुरू करेगा। तुम देखती जाओ, वो यही सब करेगा। उसने अपनी बात मुकम्मल करने के बाद जब नमल का चेहरा देखा तो नमल की रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। उसे अपनी रगों में खून जमता हुआ महसूस हुआ। रिधम के न तासुर अच्छे थे और ना ही इरादे। वो न जाने क्या करने वाली थी। उसके चेहरे पर सर्द मुस्कान थी, वो आंखों में तकलीफ। उसे रागिब की बातें बार बार याद आ रही थी। रागिब ने यूं इनकार करके अच्छा नहीं किया था। उसे एक मौका रिधम की मोहब्बत को देना चाहिए था। रिधम ने दिल में सोचा था वो दोबारा से समंदर की जानिब चेहरा करके उन लहरों को देखने लगी थी जिनमें सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। कराची शहर पर रात गालिब आने लगी थी। जारी है। तो जनाब, ये था हमारा आज का एपिसोड। ये मेरी उर्दू हिंदी जैसी क्यों हो गई। खैर, ये थी हमारी आज की एपिसोड। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको किस्त अच्छी लगी है तो आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि नए आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।